गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन यानी 16 जून 2025 में। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारियां बहुत बढ़िया और आपकी और आपके परिवार की सेहत भी बहुत ही अच्छी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप सो मेरी आवाज पिक्चर क्लियर होगी। जल्दी से ये भी बता दें दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैटरडे का रिवीजन। तो भाई पिछले कुछ दिनों का, और सैटरडे को जो था दोस्तों 14 जून था और उस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका जो थीम था वो था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। फिर दूसरा ज्ञान पोस्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई सेवा, जिसमें अगर आप अपनी कुछ किताबें चाहे वो रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो, हेल्थ से जुड़ी हुई हो, वो आपको बड़ी अफोर्डेबल, जैसे कि 5 किलो किताब मंगानी है उसके लिए यू हैव टू पे ओनली 100 रुपीज, वो पे करना पड़ेगा। इस नई स्कीम का नाम है ज्ञान पोस्ट। फिर हम बात कर रहे थे ISSF वर्ल्ड कप की। ISSF वर्ल्ड कप, शूटिंग का वर्ल्ड कप, इसका तीसरा चरण चल रहा है जर्मनी के म्यूनिक में। पहला अर्जेंटीना और दूसरा पेरू में था और इसमें भारत की सुरुचि सिंह ने गोल्ड और सिफ्थ कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत लिया है। फिर असम में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ये अनाउंसमेंट की है कि भाई जो वहां के इंडिजीनियस लोग हैं, हिमाचल असम के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वहां के इंडिजीनियस लोग मेजॉरिटी में हैं और बंगाली मुस्लिम्स जो हैं मेजॉरिटी में हैं, वहां पर इंडिजीनियस लोगों को हथियारों के लिए लाइसेंस जो है वो सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है। अनहद सिंह जो कि स्क्वैश प्लेयर है दोस्तों, इसको इंटरनेशनल स्क्वैश अवार्ड्स में 2 अवार्डों से सम्मानित किया गया। फिर खान क्वेस्ट, ये जो है मंगोलिया के उलान बुतार में जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। शुरुआत 2003 से हुई थी USA और मंगोलिया से, लेकिन अब कई कंट्री जिसमें इंडिया भी शामिल है इस एक्सरसाइज में शामिल होता है हर साल। फिर सिंगापुर का एक शिप जिसका नाम है MV1, ये दोस्तों कोलंबो से मुंबई जा रहा था और इसमें आग लग गई। और ये जो आग थी उस समय ये केरला के कोझिकोड के आसपास से गुजर रहा था। तो भारतीय नेवी ने इसमें से जितने भी लोग थे उनको सुरक्षित बचा लिया है। और कोझिकोड, जिसको पहले कैलीकट भी बोलते थे, केरला में प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए विथूट ऑफोरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू किया। और INS कुलदार दोस्तों, ये महाराष्ट्र में इसका एक अंडरग्राउंड जो म्यूजियम है बनाया जाएगा, जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा। और यहां पर आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी दिखाए जाएंगे ताकि यहां पर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। स्कूबा डाइविंग जैसे और नए इनिशिएटिव है वो दोस्तों सरकार लेगी। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम तो वैसे हमने रिवीजन भी की थी अगर आपको याद हो। हालांकि सैटरडे को आमतौर पर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स कम ही आते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन यार सैटरडे को जरूर आया करो अगर आप पूरा हफ्ता नहीं लगा पाते, क्योंकि उस दिन पूरा रिवीजन, पूरे हफ्ते का MCQs हम करते हैं। तो अभी हम आज की न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और यहां पर देवाशीष रूपानेगी, पूनम बबली ठाकुर, आप सभी का स्वागत और गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं आज सबसे मुख्य तौर पे जो न्यूज है, एक तो ईरान से जुड़ी है। ईरान इजराइल ने राइजिंग लाइन जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। और इसका मुख्य तौर पे जो रीजन है वो ये है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर जो दोस्तों फैसिलिटी है और अपने न्यूक्लियर जो हथियार बना रहा है उसके काफी ज्यादा करीब है, जो कि एक बड़ा खतरा हो सकता है इजराइल के लिए। और दूसरा अगर मैं बात करूं, हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर, जिसमें पहले साइप्रस जाएंगे, फिर दूसरा कनाडा जाएंगे। कनाडा क्यों जाएंगे जल्दी से मुझे बता दो। और तीसरा फिर उसके बाद जो है एक और साउथ अमेरिकन कंट्री आज हम बात करेंगे, उस वहां पर वो जाने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें काफी चर्चा में है, लेकिन चलिए न्यूज तो बहुत सारी हैं और नई अपॉइंटमेंट्स हैं। और लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई 1956 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, 1956। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आज भी इंडिया के 90% लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस एक होता है जनरल इंश्योरेंस दोस्तों, जो नन अदर देन लाइफ है। जैसे मान लो घर का इंश्योरेंस हो, गाड़ी का इंश्योरेंस हो, मोबाइल का इंश्योरेंस हो, उसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। और ये LIC डील करती है लाइफ इंश्योरेंस में। और इसके जो है भाई नए जो MD एंड CEO जो है वो बनाए गए हैं दोस्तों, रिकमेंड किया है R दुरास्वामी को। यहां पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, R दुरास्वामी। और इसके लिए रिकमेंडेशंस दी गई हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा। दोस्तों ये
पूरी तरह तो सरकारी नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा जो है अभी सरकार के पास है, और सरकार की ही ये कमेटी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा रिकमेंड किया है कि दोरास्वामी जी को इसका नया एमडी और सीईओ लगा दिया जाए। अब यहां पर मैं आपको 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। एक तो भाई कभी कभार जैसे अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो ये टर्म जो है पूछ ली जाती है कि बताएं बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या है, या फिर अगर मैं पूछूं आपसे कि भी पैरेलल बैंकिंग किसे बोलते हैं, आप दोनों का नाम याद रखें। अब सबसे पहला बैंक, इसको मैं बोल सकता हूं बैंक प्लस इंश्योरेंस, और इकट्ठा लिख दिया बैंक एश्योरेंस। जब बैंक भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो उसे हम बैंक एश्योरेंस बोलते हैं, लेकिन क्या बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यह भी एक सवाल है। दोस्तों बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहां पर आपको याद रखना है कि बैंकिंग का जो रेगुलेटर है इंडिया में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं इसका रेगुलेटर है इंडिया में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर if anyone want to open the insurance company they have to get license from IRDAI। तो भाई आरबीआई या फिर जो बैंक है कैसे इंश्योरेंस खोल सकता है, जब आपको बैंकिंग के लिए आरबीआई का लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस के लिए IRDAI। दोस्तों डेफिनेटली, लेकिन भाई दो कंपनीज आप इकट्ठे काम जरूर कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी का नाम है मेट लाइफ, वो इंश्योरेंस में जो है डील करती है, और उसने पीएनबी जो बैंक है पंजाब नेशनल उसके साथ टाइप किया हुआ है, तो उनका इंश्योरेंस को नाम दे दिया पीएनबी मेट लाइफ। ऐसे ही कंपनी अर्गो है और बैंक है HDFC, उन्होंने भी टाइप किया हुआ है। और अब तो बैंक अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी बना लेते हैं। जैसे एसबीआई ने एक कंपनी बनाई है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसका IRDAI से लाइसेंस लिया हुआ है, और वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको भाई ऐसी किसी कंपनी का टाइप करना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस हो, खुद से बैंक ये नहीं कर सकते। और पैरेलल बैंकिंग का मतलब भी वही है कि बैंक बैंकिंग को छोड़कर और कई सारे काम करने लगे हैं। जैसे उसमें से इंश्योरेंस है, लेकिन भाई किसी इंश्योरेंस वाली कंपनी के साथ ही टाइप करेंगे, या फिर वो म्यूचुअल फंड में भी डील करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में डील करने के लिए या सेप में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में डील करने के लिए उनको जो है सेबी, क्योंकि ये निवेश शेयर मार्केट में होता है, तो आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो याद रखें ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स। और LIC, दोस्तों LIC के जो है नए कौन होंगे CMD, दैट इज आर दोरास्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर जो है ये भी बता दूं, कल ना पुलिस का एग्जाम हुआ था। वैसे तो मैं एक अलग से आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा दोस्तों। करेली करंट अफेयर देखो भाई, CMD बन गए हैं आर दोरास्वामी, लेकिन देखो कई सारे क्वेश्चन आए। जैसे वहां पर पुलिस का एग्जाम वैसे 12वीं बेस होता है। नाटो का हेडक्वार्टर कितनी बार हमने पढ़ा है दोस्तों। नेटो के अलावा जो है ये WHO के बारे में पूछा गया। फिर जो है कई सारी अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछा गया। मैं आपको विद प्रूफ जो है एक वीडियो डालूंगा और मैं बताऊंगा कि 100% करंट अफेयर जो है हमारे पढ़ाए हुए में से आया है। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई हर रोज पूरा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ PDF पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टैटिक जीके भी इसके साथ कवर जो है वो होता है। फिर यहां पर आप देख रहे होंगे किनको, S सोमनाथ को। और ये S सोमनाथ दोस्तों जो है फॉर्मर इसरो चीफ सोमनाथ ज्वाइंस चाणक्य यूनिवर्सिटी। अब सबसे पहले तो ये याद कर लें, ये जो सोमनाथ जी हैं इन्हीं की अध्यक्षता में 2023 में जो इसरो का जो चंद्रायन प्रोग्राम था दोस्तों, जो चंद्रायन 3 था वो सक्सेसफुल हुआ था, और हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले कंट्री बने थे। 23 अगस्त 2022, माफ कीजिए, नोट 23, और 23 अगस्त का दिन इसीलिए हम आज नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। यार एक बार कंफर्म करें, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, है ना, मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया था। तो 23 अगस्त का ये दिन है। सब यही इसरो के प्रधान कह लीजिए या चेयरमैन हुआ करते थे, और अभी इस बार 15 जनवरी को इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। और अभी जो नए जो बने हुए हैं उनका नाम जल्दी से मुझे आप बता दें। अब ये फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, इनको जो है चाणक्य यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, बेंगलुरु में है, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चांसलर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब लेकिन भाई S सोमनाथ बन रहे हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वो
हो जाता है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। और अभी कौन है? वी नारायणन जी इसरो के चेयरमैन है। याद रखें, इसरो, इसकी शुरुआत भारत में 1969 में हुई थी। इसका फादर ऑफ द इसरो या फादर ऑफ द ये जो स्पेस इंडिया में हम विक्रम साराभाई को बोलते हैं, विक्रम साराभाई। और इसरो द्वारा अपना पहला जो है दोस्तों जो सैटेलाइट वो मई 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसने रिसेंटली ही अपने 50 इयर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। ये याद रखना है। और अब तो हम 100 से ज्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो फॉर्मर इसरो चीफ एस सोमनाथ, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है इसरो। इसी वजह से बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्पेस की ही, भाई यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो गगनयान, गगनयान का टारगेट क्या है भाई? वो है कि 2027 तक हम पहुंचेंगे स्पेस में। फिर दूसरा दोस्तों जो समंदरयान है, समंदर के अंदर जाना है, उसका टारगेट हमारा 2026 का है। फिर हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाना है, ठीक है, तो भाई उसका टारगेट हमारा 2035 का है। और चंद्रमा तक हम अपने एस्ट्रोनॉट पहुंचा देंगे, उसका टारगेट 2040 का है। फिर इनके अलावा भी आजकल शुभांशु शुक्ला चर्चा में है, क्योंकि एक्सिम 4 दोस्तों लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। कभी कोई टेक्निकल ये रीजन, कभी वो टेक्निकल वो रीजन। अभी दिन निर्धारित कर लिया गया है और 19 जून को जो है फाइनली एक्सिम 4 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा, जिसमें इंडिया और जो है 3 और एस्ट्रोनॉट जो हैं, शुभांशु शुक्ला इंडिया से होंगे, वो उड़ान भरेंगे। और अगर ये सक्सेसफुल हो पाती है तो भाई ऐसा करने वाले वो सिर्फ दूसरे भारतीय व्यक्ति होंगे। पहले थे राकेश शर्मा जो 1984 में जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की थी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले सभी से, देवाशीष, बबली ठाकुर और भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपसे गुजारिश है कि सेशन आपका है, आपका चैनल है, एक तो यार लाइक कर दो, है ना। तो सिर्फ 3 लाइक यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ ढंग से हम पढ़ाते हैं तो। और दूसरा जो है इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ ढंग का हम पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों के जो काम आ सकता है, तो ये भी गुजारिश जो है आपसे, गुजारिश ही कर सकते हैं ना। तो आप खुद से भी जो है ये देखा करें यार, है ना। तो आपके लिए बड़ी मेहनत की जाती है हर रोज, ताकि भाई हम जो है भाई आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकें। तो पढ़ेंगे आगे। और अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है दोस्तों अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन से। और वहां पर पहली बार है कि कोई इंडियन हेरिटेज का जो बंदा है, अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन का जो डायरेक्टर है, कोई इंडियन बंदा जो है वो बन गया हो। और इनका नाम है बॉबी मुकामाला। यहां पर रिपीट करता हूं मैं, बॉबी मुकामाला। बॉबी भी याद रख लेंगे। और इन्होंने जो है शपथ ली है 180वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में अभी जो इंडियन ओरिजिन जो काफी न्यूज में है दोस्तों, उसमें एक मैं बात करूंगा उषा वानसे की, जो कि GD वानसे जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी वाइफ हैं। पिछली बार तो जब जॉय बाइडेन था तब जो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी कमला हैरिस, वो ओरिजिन ही इंडियन थी, उनकी मदर इंडियन थी। दूसरा मैं बात करूंगा यहां पर काश पटेल की। काश पटेल जो है वहां पर जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर बने हैं। तीसरा मैं बात करूंगा विवेक रामास्वामी की। और ये जो विवेक रामास्वामी हैं, ये जो है अभी डोजे में जो है वो मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। एलन मस्क तो यहां से रिजाइन कर ही गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से। अब अकेले विवेक रामास्वामी यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये 3 बंदे तो याद रख लें अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के हैं जी। और यहां पर जो है WTC 2025 विनर, हाँ जी बिल्कुल, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद अगली जो न्यूज है ये है भाई, ये जो ग्राफिकल इंटरफेस की जब बात करते हैं तो भाई आज तो हम बहुत एडवांस में जो है लैपटॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज तो मतलब आपका मोबाइल फोन ही अपने आप में एक लैपटॉप है। लेकिन याद करें वो 1980-90 का दशक, जब अमेरिका में ये जो है कंप्यूटर एप्पल ने शुरू किया था काम, और ये ग्राफिक्स में जो है इंफॉर्मेशन देनी शुरू की थी। तो ये जो ग्राफिकल इंटरफेस का जो पॉइंटर था, ठीक है, तो भाई एप्पल के लैपटॉप ही ज्यादा ये दोस्तों PC आया करते थे। इनका नाम था बिल
एटकिंसन, और इनका 74 वर्ष की आयु में जो है वो देहांत हो गया है। नाम याद रख ले, स्टीव जॉब्स वैसे एप्पल के वन ऑफ द फाउंडर थे, वो तो काफी टाइम पहले ही देहांत हो चुका है। फिलहाल मुझे आप बताएंगे कि अभी एप्पल का सीईओ कौन है। काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं क्योंकि अब 2-3 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बिठा के कहा था डोंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में नहीं अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो। उनका नाम है दोस्तों टिम कुक, और ये जो है ये हम जो बात कर रहे हैं ग्राफिक इंटरफेस का जो पॉइंटर था बिल एटकिंसन, इनका देहांत हुआ है। फिर भाई नॉर्थ अरेबियन सी में जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूके की जो नेवीज हैं वो एक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर रही हैं, और इस एक्सरसाइज का नाम है पैसेक्स। बस सीधा सीधा नाम याद रखना है। अभी हाल ही में हमने कई सारी एक्सरसाइज की थी, अगर आपको याद हो हमने की थी इंडिया और यूएसए के बीच टाइगर क्लॉ, याद है कि नहीं याद। फिर हमने किया था कि भाई मंगोलिया में मल्टी नेवल एक्सरसाइज, जो आज भी रिवीजन में हमने पढ़ा है, उसका नाम क्या था यार, है ना, देख लें एक बार अगर डोंट माइंड मल्टी नेशनल एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है दैट इज खान क्वेस्ट। हाँ जी ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। दैट इज खान क्वेस्ट, ये जो मंगोलिया में हो रही है। फिर हमने पढ़ा था 10 क्लिक, ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच पुणे में एक्सरसाइज जो है वो ही है, ठीक। और दोस्तों वैसे एक एक्सरसाइज शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच है, वो कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कई सारी एक्सरसाइज है रिसेंटली ही। और एक यार इंडिया और ना यूएसए के बीच इंडिया में भी हो रही है एक्सरसाइज, जो नॉर्थ हिस्से में होनी है, मतलब हो रही है। कोई बता सकता है इंडिया एंड यूएसए ज्वाइंट एक्सरसाइज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम टाइगर क्लो, ठीक है जी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वो टाइगर क्लो ही है, ठीक है, टाइगर क्लो। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेस, और ये इंडिया और यूके में पैसेक्स, ठीक है। तो पैसेज एक्सरसाइज। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, इंडियन नेवी DK त्रिपाठी हमारे एडमिरल हैं, और नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की वजह से 4 दिसंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और हमने पढ़ा था यार, एक आज भी पढ़ा था कि भाई महाराष्ट्र में अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित करने जा रहा है इंडियन नेवी द्वारा, और INS गुलदार जो डीकमीशन हो चुकी है वहां पर होगा। फिर इंडियन नेवी से जुड़ा कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो भाई, ठीक है। मैं तो मोटा माटी कोई देख लेते हैं। एक जो है हरिमाऊ शक्ति, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है लोकपाल से। मैं सबसे पहले लोकपाल के बारे में बात कर लूं तो लोकपाल ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, जिसको कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर जो है ये बनाया गया था, ताकि इंडिया में किसी भी मिनिस्टर के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप है तो उसकी निष्पक्ष तरह से जांच जो है वो की जा सके, उनके एलिगेशंस को। और ये दोस्तों 2014 में जो है ये एक्ट आया था, मतलब 2014 में इसको बना दिया गया था। अगर आपको याद हो या किसी बड़े बहन भाई ने बताया हो, इसके लिए 2011 में अन्ना हजारे एक बड़े आंदोलन के में भी बैठे थे, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। और इसका जो मोटो था वो था महागृदय कशिवत धनम। इसका मतलब है कि भाई डू नॉट बी ग्रीडी, मतलब किसी का पैसा हड़पने के लिए लालच ना करे। अब इसमें आज न्यूज ये है कि इसका जो लोगो है वो चेंज कर दिया गया है, और वो कर दिया है एम्पावर सिटीजंस एक्सपोजर करप्शन। मैं रिपीट करता हूं, ये इसका नया लोगो यहां पर आप दिखाई दे रहे हैं। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। भाई लोगों को ये एम्पावर करता है और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो ये पहले का जो थीम है अब रिप्लेस कर दिया, और नया थीम जो है वो सरकार जो है या लोकपाल ऑफ इंडिया जो है वो लेकर आए हैं। याद रखें 2014, हेडक्वार्टर दिल्ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा हुआ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जेंडर गैप का मतलब है कि भाई मेल और फीमेल के बीच कितना जो डिफरेंस है उनकी परवरिश में, मौकों में। तो भाई इसमें नंबर 1 जो रैंक, मतलब जो सबसे कम डिफरेंस पाया गया वो तो पाया गया आइसलैंड में। और भाई इंडिया की रैंकिंग काफी खराब रही। और अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल जो है
वन आई थिंक 174 कंट्रीज हैं, उनमें से इंडिया की रैंकिंग 131वें स्थान पर जो है वो चली गई है। और ये 4 डिमेंशंस के ऊपर है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितना है, एजुकेशन कितनी है, हेल्थ सर्वाइवल कितना है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी है। तो अगर मैं बात करूं भाई इंडिया में जो है मतलब इसमें रैंक काफी पीछे है और नंबर 1 इसमें आइसलैंड है। यहां पर कुछ और इंडेक्सेस की बात कर लें, प्रेस यार आप ही मुझे बताओगे, चलो छोड़ो। यहां पर मैं सिर्फ आपको रैंक बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे भाई ये रैंक कौन से इंडेक्स में आया है। 151, 85, 118, 130 और ये 131 तो आपको बता ही दिया, और 7। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स बता पाएंगे सही आंसर। और रेनू जी सासा बताएं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो रेनू शर्मा हमारे वकील साहिबा, जिनके 2-4 कमेंट्स से हौसला मिलता है हमें, हमारी टीम को, बाकी तो हमें सिर्फ देख के चले जाते हैं यार, कुछ बोलते भी नहीं। हाँ जी ठीक है। तो भाई यहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहां पर पासपोर्ट इंडेक्स, और यहां पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स, यहां पर जो है डेवलपमेंट इंडेक्स, और यहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें 7th रैंक पे इंडिया रहा है। ठीक, ये याद रखने हैं सारे के सारे ही। नेक्स्ट इज अबाउट गोवा। भाई गोवा गए हो कभी आप, ठीक है, और गए हो तो वहां की एक लोकल ड्रिंक है फैनी, आप कह लीजिए लोकल शराब है, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा शराब की भी पड़ती है। तो गोवा ने अचीव्ड किया है माइलस्टोन मूवमेंट एज ओजो फैनी। अब ये फैनी का भाई एक लोकल जो है एक वैरायटी है ओजो, और ये प्रोड्यूस की जाती है कैस्कार डिस्टिलरी। डिस्टिलरी वैसे शराब की कंपनियों को बोल देते हैं, तो कैस्कार डिस्टिलरी द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और ये पणजी के पास ही ननोरा गांव में बनती है, और ये फर्स्ट एवर फैनी है जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है वो इंडिया में मिल चुका है। तो भाई ये मतलब आमतौर पे कहा जाता है, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देख रहे हो तो ये दोस्तों काजू, जिन्हें हम कैश्यूज बोलते हैं, तो कैश्यू से जो बनने वाली ये जो शराब है इसको फैनी बोलते हैं। और ये कौन सी वैरायटी है, ओजो, जो इसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। गोवा के बारे में अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था एक तो कोंकण रेलवे में जो अप्रूवल था कि कोंकण रेलवे सेंट्रल रेलवे से मिल जाए, उसमें केरला इज वन ऑफ द स्टेट। केरला है, कर्नाटका है, केरला है, कर्नाटका है, और गोवा है, और महाराष्ट्र है। और कोंकण रेलवे से मैंने बताया था कि जो दुनिया का लार्जेस्ट आर्क ब्रिज जो चिनाब रिवर के ऊपर 315 मीटर की हाइट बना, तो भाई वो भी कोंकण रेलवे द्वारा ही बनाया गया था। गोवा इंडिया का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। और दोस्तों जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत साहब। तो गोवा के बारे में ये सारी बातें याद रखें। और इसके अलावा भगत की कोठी तो राजस्थान में है, बबली ठाकुर, जहां पर वंदे मातरम का जो है पहला मेंटेनेंस डिपो बना था, ठीक है, वो भी याद रखें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इज अबाउट, ये उर्दू के न्यूज रेटर हैं सलीम अख्तर, इनका 76 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उर्दू, तो उर्दू से मुझे याद आया जावेद अख्तर, जिनको हाल ही में रशियन हाउस द्वारा जो है उनके भाई एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उस दिन हमने पढ़ा था कि उनको उर्दू भाषा में जो है वो दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। आप बता सकते हैं कौन सी किताब के लिए जावेद अख्तर रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच उर्दू बुक? उसका नाम शायद लावा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, LAVA। तो उर्दू का जिक्र उस दिन हुआ था। और उर्दू की शुरुआत याद रखें, ये मेरठ के आसपास जो उत्तर प्रदेश है वहीं से इसके ओरिजिन जो है हमें मिलते हैं। सलीम अख्तर, ठीक, याद रखें। और फिर नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। अब यहां पर आप देख रहे हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री को। आंध्र प्रदेश ने ये कर्नाटका के दोस्तों तोतापुरी मैंगोज, अब इनका नाम ही है तोतापुरी मैंगोज, और ये बड़े मीठे होते हैं, जूसी हैं। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लेकिन इनको बैन कर दिया है फ्रॉम द अदर स्टेट्स इनटू चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश का ये जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये बैन हुए हैं दोस्तों, ऑलरेडी यहां पर आम की बहुत सारी जो है वैरायटीज हैं, और कई सारे यहां पर जो प्रोसेसिंग एंड पल्प एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं
जो कि प्रोक्योर करती हैं तोतापुरी मैंगोज को फ्रॉम द लोकल मार्केट। तोतापुरी को बेंगलोर या फिर संदेशा, मैं रिपीट करता हूं, बेंगलोर या संदेशा भी कहा जाता है। ए मैंगो कल्टीवेट ग्रो इन द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और इस वजह से लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो जूसेस के, जो फ्रूट्स, जो दोस्तों ये जो किसान हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है, जिस वजह से आंध्र प्रदेश द्वारा ये फैसला जो है वो दिया गया है। फिर इजराइल, अगला क्वेश्चन, इजराइल का ये जो ऑपरेशन है राइजिंग लॉयन। अब यहां पर मैं बता दूं, ईरान जो है, एक तो दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज में भी जो है अकेला जो है वो पड़ जाता है, क्योंकि भाई इट इज द कंट्री जहां पर जो शिया मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है। जितने भी दूसरे बड़े कंट्रीज हम मुस्लिम्स कंट्री देखें, वहां पर सुन्नी जो है वही मेजॉरिटी में है। अब ये जो सुन्नी कंट्रीज हैं, ये कभी भी शिया कंट्रीज को आगे आने नहीं देते। अब खासतौर पे इसमें सऊदी अरेबिया को जिक्र सबसे बड़ा हम मानेंगे, कतर का जिक्र, यूएई का जिक्र मानेंगे, विच हैड ए वेरी गुड रिलेशन विद यूएसए ऑल्सो। और यूएसए और ईरान का जो रिलेशन आप सबको पता है, रिसेंटली भी हम देख रहे थे, कभी जनेवा में टॉक हो रही थी, कभी किसी और देश में हो रही थी, और उसको लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ था। अब इस बीच ये खबर आई कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काफी करीब हैं, और मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो यूरेनियम जो है वो 60% तक प्योर जो यूरेनियम है उनके पास अवेलेबल हो चुका है। और अगर ये हथियार बनते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में इजराइल को हो सकता है। तो इजराइल ने इससे पहले ही इनके जो कैपिटल है तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया। कल तो खबर आ रही थी कि इस अटैक के बदले में पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्री धर्म के नाम पर अब जो है शायद वो ईरान का साथ दे सकते हैं। फिलहाल भाई यूएसए का क्या स्टैंड होगा वो भी उसे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सपोर्ट करते आए हैं नेतान्याहू को, जो इजराइल के जो है प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ रशिया और चाइना हो सकता है आने वाले समय पर जो है वो दोस्तों बैकएंड पर जो है वो ईरान को सपोर्ट करें, क्योंकि जो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे, हमास हुआ या फिर दोस्तों हिजबुल्लाह हुआ, उनको भी जो है बैकएंड के ऊपर जो है वो ईरान सपोर्ट करता आ रहा है। या ये कह लीजिए कि हमास या हिजबुल्लाह जो है ये एक तरह से प्रॉक्सी जो है ग्रुप्स हैं ईरान के ही बनाए हुए, जो कि भाई ईरान के बिहाफ पे और जो है वो काम करते हैं, ईरान के पैसों से, हथियारों से वो आगे लड़ाइयां लड़ते हैं। तो भाई फिलहाल ये अटैक बड़ा है। अब जैसे ऑपरेशन, हम सिंदूर को ऑपरेशन बोलते हैं, वॉर नहीं बोलते। अब पता नहीं ये राइजिंग लॉयन सिर्फ ऑपरेशन तक सीमित रहेगा या बड़ी वॉर जो है आने वाले दिनों में लग सकती है, तो ये देखना होगा। और यहां पर जो है अगली एक न्यूज स्किप हो गई, वो मैं इंक्लूड कर दूंगा भाई आज, ठीक है, कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 1998 में नॉकआउट सीरीज हुआ करती थी। और ये नॉकआउट सीरीज दोस्तों, इसका आगे जाकर क्रिकेट में नाम आया चैंपियंस ट्रॉफी। आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हमने जीती है 2025 में दुबई में, तो इसे पहले नॉकआउट ट्रॉफी बोलते थे। 1998 में साउथ अफ्रीका का एक बेहतरीन कैप्टन हुआ करता था हेंसी क्रोनियो, भाई आइडियल हुआ करता था 99 में, जब तक वो करप्शन के, मैच फिक्सिंग के आरोपों में नहीं घिरा, लोगों को विश्वास नहीं आया था। मुझे भी नहीं विश्वास आया था, मैं भी उस टाइम स्कूल में था, इतना जबरदस्त प्लेयर था। उसकी कैप्टनसी में जो है ये बांग्लादेश में हुई नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी। और 27 साल हो गए थे, कभी साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचता, कभी सेमीफाइनल में पहुंचता, कभी कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। अब जाकर जो है भाई अभी लंदन में जो लॉर्ड्स में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 2025 का विनर जो है वो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, वो हो चुकी है। तो दोस्तों अब शुरू करेंगे हम रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप सो अभी तक जो आपको न्यूज बताई है, समझाई है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है, वो हो गई होंगी। तो बफरिंग कह रहे हैं शिवम आज लेट भी हो गए हैं। आई थिंक बफरिंग वगैरह की समस्या तो नहीं हुई होगी, फिर भी एक बार बता दें, इफ एनीवन फेसेस ए बफरिंग, ठीक है। और यहां पर लाइक ये क्या, बिल्कुल। और साथ ही साथ भाई क्रिकेट की बात हो ही रही है, तो 7 क्रिकेटर कौन से हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? महेंद्र सिंह धोनी तो मैंने बता दिया है, ठीक है। मुझे 7 के 7 के नाम बताओ मुझे, ठीक है। 6 क्रिकेटर्स के नाम, जिनमें 2 फीमेल्स थी, इनमें एक साना मीर थी पाकिस्तान की, और एक इंग्लैंड की जो है वो फना टेलर थी। चलिए 3 बता दिए, 4 तो बता ही दो। और उन 4 में एक ग्रैम स्मिथ है भाई, एक, फिर दूसरे जो हैं वो डैनियल विटोरी हैं, फिर ग्रैम स्मिथ, डैनियल विटोरी, फिर मैथ्यू हेडन,
और एक कौन सा रह गया यार, एक हाशिम आमला साउथ अफ्रीका का। चलिए साथ के साथ ही मैंने आपको बता दिया, विराट नहीं है देवाशीष, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उसको कहां इंक्लूड कर लिया आपने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो शुरू कर देंगे। तो यहां पर शुभांशु शुक्ला कब जाएंगे भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एग्जाम मिशन के तहत? 19, 25, 29 या 2? क्लास ध्यान से सुनी है तो डेफिनेटली आंसर दे ही पाएंगे। शुभांशु शुक्ला कैनेडी स्पेस सेंटर से जाने वाले हैं, तो आंसर इसका जो है ए, दैट इज 19 जून इज द करेक्ट आंसर। फिर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ये 9 से 13 जून कहां पर हुई थी? ये नाइस कहां पर है? और इतनी बार बताया है कि अब तो अगर आपको ये नहीं आया तो आप जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। कहां पर है नाइस? फ्रांस में है, ठीक है। और यहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे जितेंद्र सिंह इसमें सर, मोदी जी ने भी डिजिटल तौर पे इसमें हिस्सा लिया था। फिर अगला जो प्रश्न है वो है ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का कौन बना है? ये ई स्पोर्ट्स दोस्तों वीडियो गेम्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो इस वर्ल्ड कप को जरूर देखें। सऊदी अरेबिया रियाद में वर्ल्ड कप होगा, और जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना है ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। योरका फॉर्बस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर। फिर उसके बाद जो हमने देखा है एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। फिर और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कोई लेटेस्ट बना हो भाई? 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, उसका ब्रांड एम्बेसडर था युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, फिर ये क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, ये 4 थे जी, ठीक है। और कटरीना कैफ बनी है मालदीव्स की, कि मालदीव्स आ जाओ और यहां पर जो है घूमो फिरो, ठीक है, तो ये याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं हाल ही में भारत ने किस देश को घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका जो निर्यात है दोस्तों, इनका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है। एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स विद द एम ऑफ इंश्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई। जापान, चाइना, रशिया, ब्रिटेन। तो ये वही कंट्री है जो हमारी बुलेट ट्रेन बनाने में मदद कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है जापान इज द करेक्ट आंसर। फिर कौन से स्टेट है यहां पर 20% इंक्रीज हुआ है कॉटन की जो है सोइंग में? राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि हुई है, तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल? तो जल्दी से बताएं। कॉटन कपड़ा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कपास बोल देते हैं, नरमा बोल देते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जल्दी से बताएं भाई। तो बबली ठाकुर जो है वो आ रहे हैं सही, और सही उत्तर है पंजाब इज द करेक्ट आंसर। फिर ये गरुड़ा एरोस्पेस, ये एक कंपनी है डिफेंस मैन्युफैक्चरर, और इसने एग्रीकल्चर ड्रोन बनाए हैं भारत में ही। एग्रीकल्चर ड्रोन से याद आ गया ड्रोन दीदी, ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके, कि उस ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड्स को फेंका जा सकता है, उसके जरिए बीजों को फेंका जा सकता है। याद आ गया केरला की स्कीम कौन सी जो हमने पढ़ी थी सैटरडे को ही, कौन सी स्कीम है जल्दी से बता दो, ठीक है। तो भाई उसके जरिए कई सारे काम एग्रीकल्चर जुड़े किए जा सकते हैं, तो भारत में ही बनेंगे ये ड्रोन गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा। और ये दोस्तों कहां पर फैसिलिटी, कहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद या गुड़गांव? विच इज द करेक्ट आंसर? और उस स्कीम का नाम भी बता दो। हाँ जी, एनीवन? दैट इज वितुद, मलयालम शब्द है जिसका नाम है सीड शावरिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों कहां पर? चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु। फिर कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ग्लोबल समिट योगा कनेक्ट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा 11वां इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में, योगा कनेक्ट? तो ये आयुष, हेल्थ, एनवायरमेंट या जल शक्ति। योगा डे आपको पता है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। योगा, योगेश, मेरा बर्थडे भी होता है 21 जून को, ठीक है। तो तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का मतलब है आयुर्वेद मतलब 23 सितंबर को ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है जी। यहां पर हमारे बबलू जी भी आ गए हैं जी चाय लेकर। जनाब कुछ स्टूडेंट को कहना चाहेंगे? ठीक है, तो भाई 23 सितंबर यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष का हो गया है गठबंधन, तो ये दुनिया भर में ये ट्रेडिशनल सेंटर जो है थेरेपी की जाएंगी। फिर WHO से मुझे कुछ याद आया,
WHO से क्या याद आया? एक तो इन्होंने भारत को ट्रेचोमा फ्री अनाउंस कर दिया था, आई की बीमारी थी ये, इनका 78वां सेशन हुआ था ना जिनेवा में, वहां पर, और यही याद आया था। फिर इन्होंने एक कंट्री के साथ टाइप किया था, कौन सा कंट्री था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि भाई एक आइलैंड था और उस आइलैंड में जो माल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या थी उसको खत्म करने के लिए, और आई थिंक मलेशिया के साथ वो टाइप किया था, यमन का वो आइलैंड था, पबोत्रा आइलैंड उसका नाम था, जहां तक मुझे वो याद आ रहा है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कोई गलत है तो वो मुझे ठीक कर दे, वैसे मुझे लगता है मैं ठीक ही हूं, और ये आयुष मिनिस्ट्री इसका आंसर है। फिर भाई ये शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस में जो है ये होगी जून 18 से, और ये इसका जो है कौन सा एडिशन? ये इसका 8वां एडिशन होने वाला है, इंडिया और फ्रांस शक्ति नाम की एक्सरसाइज। अब मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे, वेरी गुड स्कोर टाइलैंड, ये उम्मीद करता हूं कि भाई शक्ति के साथ साथ आपको टाइगर क्ले याद है, इंडिया और यूएसए, डस्ट लेक इंडिया और उज्बेकिस्तान, पैसेक्स इंडिया और यूके की नेवीज, और जो है जब हम बात करते हैं मंगोलिया की, वहां पर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कौन सी चल रही है यार? कौन सी चल रही है? जल्दी से आप भी बता दो। ठीक है, अभी पढ़ा था जिसमें इंडिया भी शामिल हो रहा है, उसका नाम क्या है? उलन बता, उनकी कैपिटल है। नोमैडिक एलिफेंट अलग है, रेणु शर्मा, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया की है। जस्ट मैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो उलन बता में हो रही है उसका नाम पूछ रहा हूं, जल्दी से बता दो। हाँ जी, वो जो आज भी थी भाई खान क्वेस्ट, रेणु शर्मा ने जो है वो बिल्कुल सही जो है लिख दिया है। ठीक है, फिर बताएं कि भाई इंडिया से नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो उसका टारगेट क्या रखा है होम मिनिस्ट्री ने? ठीक है, तो यहां पर ये तो याद होगा 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन होगा, ये टारगेट है। फिर 2026 तक हमें 2027 तक हमें फ्लेरेसिस जो बीमारी है उसको खत्म कर देना, ये टारगेट है। फिर 2026 का हमारा टारगेट है समंदरायन का, 2027 का टारगेट है हमारा गगनयान का। ठीक है, और ये टारगेट है पूरा हमारा 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 का टारगेट है, नक्सलिज्म पूरा हम खत्म कर देंगे। ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा कंट्री ने टॉप किया है जेंडर इक्वालिटी में फॉर द 16वें साल लगातार? हम तो पीछे ही जाते जा रहे हैं, हमारा रैंक है 131 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और जो है नंबर 1 रैंक कौन सा है? नंबर 1 रैंक है आइसलैंड। हाँ जी, ठीक है यार, वैसे ही कंपैरिजन नहीं होने चाहिए है ना, तो कंपैरिजन होता हो है ना यार, इतना पुराना देश है, इतना बड़ा देश है, जाति प्रथा, धर्म प्रथा, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, 150 करोड़ लोग, तो ये सही नहीं है यार, है ना, तो कंपेयर नहीं होना चाहिए। वैसे हमें मतलब बेहतर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम कहते हैं 131वें नंबर पे इतना पीछे बाहर। आज मैं ना सुबह ही आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले देख रहा था, कनाडा में लोग बोल रहे थे यार यहाँ सड़कें बेकार हैं, डॉक्टर्स बेकार हैं, ये है वो, तो बहुत चीजों में हम बेहतर हैं। ठीक है, और हम बेहतर हैं, हम बेहतर होंगे, यही भावना हमेशा हमें होनी ही चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है फिर खत्म, और हमारा आकाशवाणी, यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट से ये भी बोलना चाहूंगा, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोस्तों अब सबसे पहला सवाल करना चाहते हैं, ये तो ऐसी बात हुई कि मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप पानी पीना चाहते हैं, अगर आप चाय पीना चाहते हैं, तो यार पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। जॉब की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ स्टेट एग्जाम से तो काम नहीं चलेगा, एक ही एग्जाम से तो काम नहीं चलेगा, तो मतलब जितने हैं उनको फिल जरूर करो आप। ठीक है, और तैयारी करना ना करना, क्योंकि 80% सिलेबस सेम है तो कॉमन है। तो हमारा एक अलग चैनल है सक्सेस ट्री बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स, तो सक्सेस ट्री बैंकिंग, इसके कई बार लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो उससे जरूर जुड़े और भाई अपनी तैयारी को और बेहतर करें आप। ठीक है, और पहली चीज ये, दूसरा आपको मैं बताऊं कि करंट अफेयर, जिनको लगता है ना कि करंट अफेयर जो है अच्छे नहीं है, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, 100% गारंटी लेकर मैं चलता हूं, आपको बिल्कुल अश्योर करता हूं। ठीक है, डेली करंट अफेयर से जुड़ें, आपका ये बिल्कुल 100% बहुत अच्छा हो जाएगा करंट अफेयर। और मैं डेली बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, इसका नाम है करंट अफेयर बाय योगेश सर, उसका लिंक मैं फिर आपके साथ साझा कर देता हूं भाई। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस जो है, जो स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं डेली कर रहे हैं,
तो भाई जो नहीं जुड़े वो भी जल्दी जल्दी से जो है इसके साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है आपको लिंक मिल गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ भी जुड़ जाएं। करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के में मैं आपको पीछे नहीं आने दूंगा, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल श्योर, ठीक है। तो फिर यहां पर अब लास्ट में हमारा जो है, एक तो मोदी साहब 3 देशों के दौरे पे हैं। कौन से 3 देश? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो सबसे पहले साइप्रस है, वहां के राष्ट्रपति से मिले हैं भाई, और राष्ट्रपति का नाम है निकोस, और निकोस से मिलकर ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी को, कई सारे मुद्दे जो हैं वो हुए हैं। फिर दोस्तों 16वां सेंसस होने वाला है ना 2027 में। वैसे आपको याद है हिमाचल में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में तो ये 1 अक्टूबर 2026 में शुरू हो जाएगा। तो उसका ऑफिशियल गैजेट जो है वो निकाल दिया है। फिर ईरान में जो भारतीय लोग हैं उनको जो है भाई वो सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया है। मौसम बहुत खराब होने वाला है नॉर्थ इंडिया में, और मतलब बारिश की जो है भयंकर जो है वो हो सकती है दोस्तों, भयंकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो है दोस्तों इंडिया की विंड एनर्जी, अभी बात की थी, टोटल हमारा टारगेट 500 गीगावाट का है रिन्यूएबल एनर्जी में। सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी की बात करूं, हमारा प्रोडक्शन 51.5 गीगावाट तक जो है वो पहुंच चुका है। और एक लास्ट न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैसिडोनिया में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर जो है चैंपियनशिप चल रही है, और इंडिया का जो पेयर है मानव और मानुष का, ये दोस्तों डबल फाइनल में पहुंच चुका है। तो भाई अब फाइनल में जीतेंगे तो भाई डेफिनेटली ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहीं पर सेशन करेंगे खत्म। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया है तो इसे शेयर लाइक है जरूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।